हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक अगेन इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें आपको SARS-CoV-2 आता है, यानी कि कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट है SARS-CoV-2। तो ओवरऑल आपको कोविड के बारे में पढ़ना है। कोविड के बारे में क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। ये कोविड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर इटियोलॉजी यानी कि क्या कारक है, कैसे होता है, एपिडेमोलॉजी यानी कि सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड किस एज में ज़्यादा कॉमन होता है, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यही है कुछ आपके ओवरऑल इसके कोविड-19 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड थेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है ये, जिसमें आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ने थे। ओवरऑल आपने पूरा कंप्लीट कर लिया ये सारे डिजीजेस। ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लिया है, न्यूमोनिया पढ़ लिया है, यूटीआई पढ़ लिए हैं, हेपेटाइटिस पढ़ लिए हैं, गोनोरिया सिफिलिस पढ़ लिए हैं, मलेरिया पढ़ लिए, HIV पढ़ लिए हैं। आज आपका वायरल इन्फेक्शन जिसमें कि SARS और CoV-2 पढ़ना है। पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इस चैप्टर का आपको इम्पॉर्टेंट MCQ करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, वो भी देखना जरूरी है। उससे पूरा चैप्टर रिवीजन होगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब समय नज़दीक आता जा रहा है, आज आपका 21 तारीख हो गया, अब मात्र अगले 10 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स, जहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है। लाइव क्लासेस को लेकर के प्लानिंग चल रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरीके से करवाया जाने वाला है एंड बहुत अच्छे तरीके से इस बार ये चीज़ें होने वाली हैं। नो डाउट कि आपका अगर जीरो तैयारी है, बिल्कुल बेसिक लेवल की तैयारी है, नहीं कुछ पढ़े हैं, फिर भी टेंशन ना लीजिए, आपको यहाँ पर पास कराने की गारंटी है। अगर आप अगले 45 दिन 1 तारीख से 15 जून के बीच अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, तो सब स्किप करना होगा और हमारे ऊपर पूरी तरीके से टोटली डिपेंडेंट होना होगा, तब जा करके आप बेटर इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे पेमेंट किए और मैं आपका पेपर में सेटिंग करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ा दूंगा, एग्जाम में सवाल वही आएगा, लिख के देता हूँ। ठीक है, चलो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, PDF नोट्स, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं एंड ये कोर्स का प्राइस मात्र 599 रुपये है एंड प्रॉपर सारे टीचर्स मिल करके आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं खुद भी वहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए, है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें SARS एंड CoV-2 है। कह रहा है कोरोना वायरस डिजीज 19, कोविड-19 जिसको कहते हैं, कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस कॉल्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कहने का मतलब है कि जो कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट है, कोविड-19 का जो पॉजिटिव एजेंट है, उसका पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है? SARS-CoV-2। अब SARS का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 फॉर्मली कॉल्ड कोविड-19। इसी को हम लोग 2019 CoV भी कह देते हैं, कोविड-19। तो जो कोरोना वायरस डिजीज 19 2019 में जो फैला था, ये नोवेल कोरोना वायरस के कारण होता है, जिसका एक और नाम SARS-CoV-2 भी कहते हैं। ठीक है, एंड SARS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड आप सभी लोगों को बता दें कि ये फैलता किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। ठीक है, चलो, ईटियोलॉजी, कारण क्या है? तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 इज हाईली कंटेजियस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 यानी SARS-CoV-2। कोविड-19 का जो पॉजिटिव एजेंट है वही SARS-CoV-2 है, जो हाईली कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है, यानी कि बहुत तेजी से फैलता है। कैसे? तो आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बॉडी सिक्रीशंस, इन सब के माध्यम से फैलेगा। जैसे HIV था, वो एक ब्लड कांटेक्ट के माध्यम से फैलता था, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज था। लेकिन अगर जो HIV का पेशेंट है, उसका सलाइवा, उसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट अगर आपके ऊपर पड़ गया तो घबराइए नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको HIV होगा। लेकिन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, अगर किसी को कोविड है और आप उसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपको पड़ गया, तो 99% चांसेस है कि आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे और आपका अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, है ना। क्योंकि कोविड-19 जो आपका इन्फेक्ट करता है, नाम ही है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, देख रहे हो ना। तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम
एक बार सवाल आया हुआ एग्जाम में कि बताओ भैया कोविड-19 जो आपके बॉडी के किस ऑर्गन सिस्टम पर इफेक्ट शो करता है, किसको मतलब किस बॉडी ऑर्गन को अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बॉडी ऑर्गन बताइए। तो आपको ध्यान रखना है ना। तो कोविड-19 आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जबकि HIV आपके बॉडी के इम्यूनिटी को। आपने पढ़ा है ना। हर एक डिजीज़ में आपको, जैसे सिलेबस में जो डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस में अफेक्टेड बॉडी ऑर्गन लंग्स है, निमोनिया में भी लंग्स है, UTI में आपका यूरेट्रा नाम ही है यूरिनरी ट्रैक यानी यूरेथ्रा ब्लैडर वगैरह हो सकता है, हेपेटाइटिस में लीवर है, गोनोरिया जो कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वेजाइना या पेनिस मेल फीमेल में, सिफिलिस बॉडी पर रेसेस पड़ जाते हैं, गोल गोल चित्ता है ना, मलेरिया में लीवर है ना, HIV में आपके इम्यून सिस्टम, वायरल इन्फेक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड पॉजिटिव एजेंट एंड अफेक्टेड बॉडी ऑर्गन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो अब कह रहा है इट इज अज्यूम्ड दैट बीटा कोरोना वायरस हैव ओरिजिनेटेड इन बैट्स। कहने का मतलब ये अज्यूम किया गया है कि जो बीटा कोरोना वायरस है वो किसके द्वारा ओरिजिनेट हुआ है, बैट यानी चमगादड़। आप जानते हैं चाइना में फैला है ना। बताओ तो फर्स्ट ईयर में ये सवाल आया था कि जो आपका कोविड-19 है वो सबसे पहले उसका केस कहाँ पर देखा गया था, तो चाइना के वुहान सिटी में कोविड के टाइम पे जब पेपर हुआ था तो ये पूछा गया था, चाइना के वुहान सिटी में है ना देखने को मिला था। एंड ये फैलता है, एज्यूम किया गया बैट्स के द्वारा, चमगादड़ में पाया जाता था है ना। एंड स्प्रेड इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में फैलता किसके द्वारा है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सेलिवरी सिक्रीशंस वगैरह के कांटेक्ट में आते हैं तो चांसेस हैं कि आपको होगा। एपिडेमोलॉजी की बात करें कि कैसे होता है, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, कोविड-19 वायरस स्प्रेड्स प्रीमियरली वाया ड्रॉपलेट्स और सलाइवा, या ये तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है या तो सलाइवा के माध्यम से फैलता है, या तो डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नाक से जो डिस्चार्ज आते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेज, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने कफ करता है यानी खांसी करता है, स्नीजिंग छींकता है ना, जैसे जनरली इंडियंस लोगों का आदत होता है कि छींकेगा तो आसपास के पूरे माहौल को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे पूरा एकदम ऐसे लगता है भूत चाट रहा है, उसके बाद है ना। तो वैसे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसको ऑलवेज आपके पास एक हैंकी होना चाहिए। एंड जब भी छींके तो आप ऐसे करके पूरा ढक के इसको फिर ऐसे करके पैकेट में रख लें, तरीका ये होता है। एंड इस मामले में जो सो कॉल्ड हिप्पी वाली दीदी लोग हैं वो बढ़िया है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि दीदी लोग का जैसे तैसे मुंह बनाते, वो तुरंत से छींक लेती है, पता भी नहीं चलेगा, है ना। इस मामले में है। हाँ, कुछ है एक्सेप्शन जो बनती है आलिया मिलता है कालिया, कुछ एक्सेप्शनल उसमें भी है, लेकिन इस मामले में मैं तारीफ करूंगा जितनी भी सो कॉल्ड, खास करके हिप्पी वाली दीदी, लिपस्टिक हो और हिप्पी हो तो उसका छींकने का सर बेचारी एकदम बढ़ता पता भी नहीं चलेगा आपको, लेकिन अच्छी आदत है। ऑलवेज मुंह का अगर हैंकी नहीं है तो हाथ से ढक लीजिए, या तो इधर मुंह ढक के कीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा छींक देना है, पूरा एकदम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह आ जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड है ना, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि किस दिन आपके बॉडी में वायरस घुसा और पहला सिम्टम कितने दिन में लाएगा। तो 14 दिन का तकरीबन था इसका इंक्यूबेशन पीरियड। कितने दिन का था, 2 to 14 डेज, 2 से 14 दिन का था कि इस सिम्टम आ जाएगा। इसीलिए देखिएगा कोई भी कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन किया जाता था। मान लो कोई दिल्ली से, गुजरात से, बम्बई से, प्रदेश से कमा के आ रहा है एंड उस समय कोविड के टाइम पे वहाँ से भाग के आया तो उसको सरकारी स्कूल में रखा जाता था कितने दिन तक, 14 दिन तक, क्योंकि उसमें सिम्टम अभी है नहीं, उसका तबीयत खराब नहीं है, क्या पता उसमें कोविड होगा, है ना। तो सिम्टम अगर आना होगा तो 14 दिन के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए उसको अलग करके रखा जाता था ताकि अगर उसमें इन्फेक्शन होगा तो पूरे गांव में फैलाएगा, उससे अच्छा उसको अलग करके रखो। एंड अगर 14 दिन के अंदर सिम्टम नहीं आया तो उसको रिलीज़ कर दिया गया गांव में, अगर आ गया तो उसको आइसोलेट किया जाता था, लोगों से अलग कर दिया जाता था, है ना। तो ये बोल रहा है कि एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड यानी कितने दिन में सिम्टम आएगा, तो लगभग 1 से 14 या 2 से 14 दिन होता है। एंड सिम्टम्स यूजुअली अपीयर इन 4 to 5 डेज, यूजुअली 4 से 5 दिन में देखने को मिला एक सिम्टम आ जाते थे। ठीक है। एंड एज में जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमजोर उसको
आपको कोविड ज़्यादा परेशान करेगा। ओल्डर पीपल एंड दोज विच अंडरलेइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को पहले से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, डायबिटीज़ का समस्या है, किसी को पहले से आस्थमा और मान लो किसी प्रकार का COPD का समस्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज यानी कि दम्मा वाला शिकायत है पहले से, या तो कैंसर वगैरह है, तो उसको और ज़्यादा रिस्क है ये सीरियस इलनेस होने का और परेशानी होने का। ठीक है, ठीक है। चलो, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। एक यहाँ पर कमेंट आ रहा है, श्वेता आज कॉलेज नहीं गई है क्या? रीता यादव, आप अक्सर देखे होंगे जब कॉलेज में या क्लास में स्कूल में पढ़ते थे, जाते होंगे, तो लड़की लोग का कभी गप खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या बोले, लेकिन बातचीत करते रहती है। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन है तो फिर भी बात चालू है, कॉलेज गई कि नहीं गई, खाना खाई कि नहीं खाई, आज नहाई कि नहीं नहाई, भाई पढ़ाई हो रहा है अभी पढ़ लीजिए। अब समझ में आ रहा है। रीता कह रही है ओ मेरी फ्रेंड है, तो फ्रेंड है तो इसका मतलब क्या है, कमेंट में भी। अब उधर से श्वेता पूछेगी, अच्छा रीता नहाई हो कि नहीं, तुम नहा के क्लास करने आई हो। चलो, ऑनलाइन के माध्यम से ये तो पता चल रहा है कि आखिर बात क्या होता था। ऐसे नहीं तो पता नहीं चल पाता था कि आखिर बात क्या है ना। तो अभी भी फ्रेंड है, यहाँ पे दुश्मन कौन है बताइए रीता जी, आपका दुश्मन कौन है यहाँ पे? सब तो दोस्त ही है। हाँ, तो अभी थोड़ा इस पर फोकस कीजिए। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो लोग कितने दूर दूर हैं। अगर दोस्त है तो हो सके फ़ोन नंबर भी होगा, क्लास के पहले या क्लास के बाद बात कर लेते, लेकिन ऑनलाइन में भी ऑनलाइन का फायदा है क्या? रचना पाल कह रहे वो क्लोज फ्रेंड होगी। अच्छा, क्लोज फ्रेंड, इसीलिए मेरा मास्टर जो था ना, कोई भी दो लड़की दोस्त को पास में बैठने नहीं देता था, जिससे हम लोग का फायदा होता था, तो लड़का लोग को लड़की के साथ बैठाता था। तो हम लोग खुश हो जाते थे। और पूरा मुंह घुमचा के बैठती थी पूरा क्लास। हाँ, मजे में रहते थे। कोविड-19, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, चलिए। मसल एसेस, मांसपेशियों में दर्द एहसास होगा, चिल ठंड लगेगी, फीवर आएगा, सोर थ्रोट गला फंसा हुआ रहेगा, रनी नोज नाक से पानी बहेगा, हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, आंखें पिंक हो जाएंगी, कंजक्टिवाइटिस, डायरिया, रैसेस वगैरह पड़ सकते हैं। ये कुछ है, फीवर, कफ, रनी नोज, बॉडी एकेज, सोर थ्रोट, गला फंसेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाँ सांस लेने में दिक्कत आएगी, जिसको सीवियर प्रॉब्लम होता था उसको वेंटिलेशन ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ता था, एंड लॉस ऑफ सेंस और स्मेल, सांस लेने की क्षमता भी, मतलब कहने का मतलब कि स्मेल, आखिर सूंघ पता नहीं चलेगा उसका क्या टेस्ट है। ऐसे किसी को भी रनी नोज होगा, सर्दी होगा तो पता है भाई सेंस स्मेल नहीं पता चल पाता है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में या तो ऑक्सीजन थेरेपी है ना, ऑक्सीजन देना, ठीक है, या तो मैकेनिकल वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वो स्थिति होता है ना जब आपका प्रॉपर बॉडी पूरा साथ छोड़ चुका है, लंग्स आपका पूरा साथ छोड़ चुका है। वैसे जनरली काम क्या है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है ना, आपके मसल्स आसपास के, जैसे कि एयर इनहेल होता है, आउट होता है। तो अब शरीर उतना भी नहीं क्षमता रह चुका है कि वो सांस ले सके और अपने बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके, तो उस कंडीशन में ये वेंटिलेशन लगाया जाता है। ये बहुत अंतिम कंडीशन है। वेंटिलेशन के बाद पेशेंट या तो आर या तो पार, है ना, मतलब लास्ट स्टेज होता है ये, जब पेशेंट वेंटिलेटर्स पे होता है। तो इज अ टाइप ऑफ थेरेपी, एक प्रकार का थेरेपी है जो कि पेशेंट को ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में हेल्पफुल होता है। व्हेन यू कैन नॉट ब्रीद ऑन योर ओन, अपने अंदर वो भी क्षमता नहीं आ पाया है जिससे कि आप ब्रीद कर पाओ। तो और अक्सर देखिएगा कोविड में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्टेड होता था एंड पेशेंट किस पे चल जाता था, वेंटिलेशन पे, है ना, पेशेंट किस पे चल जाता था, वेंटिलेशन पे चल जाता था। जी हाँ। अब एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ECMO उसको कहते हैं। तो ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, है ना, हार्ट लंग्स मशीन। अच्छा, एक मशीन होता है हार्ट लंग मशीन, यानी कि आपके बॉडी का, समझ रहे हो ना, कि जो ब्लड है ना, ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड योर बॉडी, आपके बॉडी से ब्लड को बाहर निकालेगा और हार्ट लंग मशीन में जाएगा एंड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा एंड उसमें ऑक्सीजन भरेगा, फिर वो टिश्यूज तक जाएगा। मतलब प्रॉपर आपके बॉडी में एक्सचेंज भी नहीं हो पा रहा है, गैसियस एक्सचेंज, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो ये हार्ट लंग मशीन है।
आपका बॉडी का ब्लड यहाँ जा रहा है, हार्ट लंग डायरेक्टली वेना कावा से यहाँ कनेक्ट करते होंगे, है कि नहीं? हाँ, हार्ट से ब्लड गया हार्ट लंग मशीन में, यहाँ से CO2 बाहर निकाल दिया गया, जो काम लंग्स करता है वो ये करेगा, है ना। एंड यहाँ से CO2 आपका आएगा एंड वहाँ से फिर आपके हार्ट में आएगा, या तो हार्ट को भी स्किप करके सीधा बॉडी में टिश्यूज में जाएगा, ये होता है, ठीक है। ओके चलो, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में चूंकि वायरल है तो ज़्यादातर एंटीवायरल ड्रग्स ही इस्तेमाल होते थे। वैसे तो कोविड के ट्रीटमेंट में हम लोग सिम्टम बेस पर देते थे, अगर किसी को बुखार है तो बुखार उतारने के लिए दवा दे रहे हैं। फिर एंटीवायरल या तो कुछ स्टेरॉइड्स या एंटी मलेरियल प्लाज्मा एक्सचेंज या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह भी चलते थे, जो कि आपके इस्तेमाल में होते थे, कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता था। कॉम्बिनेशन किसका किसका? टोक्लीजुमाब, प्लाज्मा एक्सचेंज एंड स्टेरॉइड्स हैव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता था पेशेंट के क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल स्टेटस में, है ना। और बाकी जो भी सिम्टोमेटिक, देखिए कोविड का ट्रीटमेंट नहीं, उसके सिम्टम का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो सर्दी का दवा दे दिया गया, अगर किसी को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फीवर है तो फीवर कम करने की दवा दी गई, उसको करना, उसको सिम्टोमेटिक मेडिकेशन कहते हैं। तो इसमें ऐसा ही होता था, है ना। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक था, इसको कंप्लीट किए। सार्स CoV-2 प्रीमियरली स्प्रेड थ्रू, बताओ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सार्स CoV-2 पूछा बस वो क्वेश्चन है, किसके द्वारा फैलता है? मॉस्किटो बाइट, मच्छर काटने से, नो। कंटामिनेटेड फूड, नो। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यस। इन सब के बारे में भी याद रख लेना कि कौन किससे फैलता है। जैसे मॉस्किटो बाइट तो आपको डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, है ना, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया एंड चिकनगुनिया, ये सब मच्छर के कारण फैलता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण टाइफाइड, गंदा खाना गंदा पानी। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कारण आपका कोविड वगैरह होता है, ठीक है। चलो, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज टिपिकली, इंक्यूबेशन पीरियड कितने होता है? 1 से 2 दिन का, नो 14 दिन के लमसम, हाँ 2 to 14 डेज यहाँ आंसर हो जाएगा, 2 to 14 डेज आंसर हो जाएगा, है ना। तकरीबन 2 से 14 दिन का कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विथ कोविड-19, बताओ कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि कोविड-19 में नहीं देखने को मिलता है? बताओ, नहीं मिलता है। फीवर, कफ, डायरिया, हेयर लॉस, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विथ कोविड-19? तो फीवर, कफ, डायरिया ये तो होता ही था। हेयर लॉस, बाल झड़ने की समस्या कोविड में नहीं देखने को मिली थी। द रिसेप्टर यूज्ड बाय सार्स CoV टू एंटर ह्यूमन सेल्स, ये आपका ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर से बाइंड करके सार्स CoV-2 ह्यूमन सेल में एंटर करता था, ACE2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। फिर है विच ऑर्गन सिस्टम, ये देखो मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन पिछले साल शायद पंजाब में कि किसी स्टेट में पूछा गया था, किसी अलग स्टेट में फर्स्ट ईयर में पूछा गया था, इस सेकेंड ईयर में मैंने देखा था पिछले साल क्वेश्चन। विच ऑर्गन सिस्टम प्रीमियरली अफेक्टेड बाय सार्स CoV-2? डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी या रीनल? तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है। तो इसके साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है एंड अब इस चैप्टर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिया जाएगा एंड आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग क्रैश कोर्स को लेकर के विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, 1 तारीख से वहाँ पर लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।